हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी निरंतर जारी होगी। हमने पहला अध्याय पढ़ लिया है। आज हम अध्याय 2 शुरू करेंगे। हमारी राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र। कौन सा पाठ है? सत्ता के समकालीन केंद्र। इस अध्याय में हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं कि 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। क्योंकि पहले हमने जान लिया था कि शीत युद्ध के दौरान या उसके बाद जो स्थिति पनपती है उसमें दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है और अमेरिका का प्रभुत्व हो जाता है। लेकिन समकालीन केंद्र के रूप में यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन, जिसे आसियान भी कहा जाता है, इनका उदय दमदार शक्ति के रूप में होता है। और यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढते हैं। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। किन्होंने? जो हम यूरोपीय संघ और आसियान की जो बात कर रहे हैं उनको। साथ में ही हम देखते हैं कि चीन के आर्थिक उभार ने भी विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। तो हम इस अध्याय में बच्चों इस सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नज़र डालेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो हमारा अध्याय दूसरा है। आपके अगर पुरानी बुक है तो बच्चों नई बुक ले लें, क्योंकि कुछ पाठ हटा दिए गए हैं और कुछ थोड़ा बहुत नामों में भी परिवर्तन है। जैसे दूसरा अध्याय हम देखें पुरानी किताब में तो वहाँ पर दूसरा अध्याय था आपका दो ध्रुवीयता का अंत, जबकि तीसरा जो पाठ था वहाँ समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसको हटा दिया गया है। पुरानी किताब में ये जो दूसरा पाठ अभी हम पढ़ रहे हैं वो चौथा पाठ था और उसका नाम भी वहाँ पर था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और यहाँ पर रखा है सत्ता के समकालीन केंद्र। कहने का अर्थ अलग अलग दिख सकता है, हो सकता है, लेकिन है एक ही। आगे चल के देखेंगे कि किस रूप में सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में यूरोपीय संघ, आसियान और चीन का उभरता हुआ किस रूप में रहते हैं और किस रूप में इनका गठन और कार्य उद्देश्य, इन सब का विश्लेषण हम इस अध्याय में कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। सबसे पहले हम ईयू यानी यूरोपीय संघ को देखेंगे। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है यूरोपीय संघ का झंडा। जो ये देख रहे हो आप, ये क्या है? यूरोपीय संघ का झंडा। इस झंडे से ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र दिया गया है और यहाँ से भी कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो बच्चों ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार जो सितारे बने हुए हैं ये सोने के रंग के हैं, और ये जो घेरा है ये क्या दिखाता है? इनका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि ये है यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक बताता है, दर्शाता है।
साथ में इसमें कितने सितारे दिख रहे हैं आपको, गिन सकते हो, इसमें 12 सितारे हैं और इनका भी अपना महत्व है क्योंकि 12 की संख्या को यूरोप में वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो बच्चों ये है यूरोपीय संघ का झंडा, जिससे संबंधित प्रश्न जो भी आएंगे वो हमने पढ़ लिया है। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा कि ये सोने के रंग के सितारों का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व है, और साथ में ये 12 सितारे तो 12 क्यों है, इसके पीछे भी हमने जान लिया। अब आगे हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ का गठन और इसकी स्थापना किस रूप में होती है और कैसे धीरे धीरे ये यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले बात की जाए तो पहला टॉपिक है आपका, पहला बिंदु देखते हैं कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की और इस मदद को ही किस नाम से जाना जाता है, मार्शल योजना। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, मार्शल योजना। तो आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है कि मार्शल योजना क्या है। आगे चलते हैं। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई, 1948 में की गई मार्शल योजना के तहत, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। आगे चलते हैं। 1957 में 6 देश कौन कौन से हैं, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग ने क्या किया था, रोम संधि के माध्यम से, कौन सी संधि के माध्यम से, रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका मतलब यूरोप इकोनॉमी कम्युनिटी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चों कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया गया, 1957 में किया गया। कौन सी संधि के माध्यम से, रोम की संधि के माध्यम से। और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन कब किया गया, 1957 में किया गया। आगे चलते हैं। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद, यूरोपीय पार्लियामेंट का मतलब यूरोपीय संसद के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। मतलब ये है कि यूरोपीय जो कम्युनिटी को स्थापित किया गया था, एक रूप से आर्थिक समुदाय के रूप में, आर्थिक संगठन के रूप में, आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा था, लेकिन इसने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। कब, जब यूरोपीय संसद का गठन हुआ उसके बाद। अगला इम्पोर्टेंट है बच्चों, फरवरी 1992 मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। इसको बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना और याद कर लेना। क्या पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ और कौन सी संधि के द्वारा हुआ। तो फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। इस तरीके से हमने ये देखा कि यूरोपीय संघ किस रूप में और कब अस्तित्व में आया है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे। यूरोपीय संघ के गठन का प्रथम उद्देश्य था कि एक समान विदेश व सुरक्षा नीति। दूसरा है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग। तीसरा उद्देश्य इसका एक समान मुद्रा का चलन। और चौथा है वीजा मुक्त आवागमन। यूरोपीय संघ के उद्देश्य देख लिए हमने, और यूरोपीय संघ के उद्देश्य के साथ साथ आप देखेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं। तो पहली विशेषताएं हैं
यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। दूसरा है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। तीसरी विशेषता है कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान रखना, यूरोपीय संघ का संविधान नहीं है। संविधान बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन नाकाम सफल नहीं हो सके। आगे देखते हैं चौथी विशेषता, अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। पांचवी विशेषता है, यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारे के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं बच्चों हम यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा था। किससे ज़्यादा? अमेरिका से भी ज़्यादा था। 2005 की जगह बच्चों आपको करना है 2016, क्योंकि नवीनता किताब में आपके 2016 दिया गया है। 2016 में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसकी मुद्रा कौन सी थी? यूरो। कौन सी मुद्रा है? यूरो। इस मुद्रा के संदर्भ में भी आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यूरोपियन संघ की मुद्रा का क्या नाम है, तो आपको बताना है यूरो। और इससे संबंधित एक प्रश्न और याद रखना है आपको कि यूरो मुद्रा को जनवरी 2002 में 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। कितने सदस्य देशों ने? 12 सदस्य देशों ने अपनाया था। और कब अपनाया था? जनवरी 2002। जनवरी 2002। जनवरी 2002, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। तीसरा जो है इसको ताकतवर बनाने में, वह है विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। आगे देखते हैं कि आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने में अगला है विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। अगला टॉपिक देखते हैं कि इसका एक सदस्य देश कौन सा है वो, ये ध्यान रखना, फ्रांस। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है फ्रांस। वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं बच्चों? 5, जिनमें से एक फ्रांस है। और ये फ्रांस यूरोपीय संघ के सदस्य देश में है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने में यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। आगे देखते हैं, अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो इन पॉइंटों के आधार से हमें ये पता चलता है कि यूरोपीय संघ किस रूप में ताकतवर था और इसको ताकतवर बनाने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने यूरोपीय संघ का गठन, यूरोपीय संघ के उद्देश्य, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक देख लिए। अब हम ये भी देखेंगे कि यूरोपीय संघ की कमजोरियाँ क्या क्या है या इसको कमज़ोर करने के पीछे कौन कौन से कारक है। तो पहला है इसमें
इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है, जैसे कि देख सकते हैं इराक पर हमले के मामले में। दूसरा है जो कि यूरोपीय संघ की कमजोरी को दर्शाता है कि यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर क्या है, नाराजगी है। तीसरा बिंदु है डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का क्या किया, विरोध किया है। चौथी कमजोरी है यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी क्या है, गठबंधन में है। पांचवी है ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ था और वहाँ के 51% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक्जिट। क्या बोला जाता है, ब्रेक्जिट। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये 2016 में हुआ था, लेकिन अलग कब हुआ था, ये 2020 में यूरोपीय संघ से अब ब्रिटेन अलग हो गया है या निकल गया है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, यूरोपीय संघ में 28 सदस्य देश थे, जिनमें से अब ब्रिटेन अब निकल गया तो कितने रहे, 27। और 28वां जो बना था, 28वां सदस्य जो बना था वो यूरोपीय संघ का था क्रोएशिया। कौन सा था, क्रोएशिया। मैं अगले स्लाइड में बता देता हूँ आपको कि थोड़ा सा बच्चों इसको समझ लो, है ना। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्रिटेन 2016 में तो जनमत संग्रह होता है और 2020 में ये क्या हो जाता है, यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रेक्जिट। BREXIT, ब्रेक्जिट। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम आगे कि इसका टोटल सदस्य कितने बताए मैंने, 28 है यूरोपीय संघ में, लेकिन ब्रिटेन निकल गया एक, तो कितने बच्चे, 27। और 28वां जो बना था वो 2013 में बना था और उस देश का क्या नाम बताया था मैंने, क्रोएशिया। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में आप लोगों के। तो इस तरीके से हमने हमारा जो है यूरोपीय संघ वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ आपकी यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई है घटनाओं के रूप में, उनको थोड़ा हम अगले वीडियो जो लाएंगे आसियान का और फिर उसके बाद में चीन का, तो लास्ट में जो महत्वपूर्ण आपके चित्र अगर कोई बच्चे होंगे या महत्वपूर्ण घटना है उनको और स्पष्ट मैं करा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।